एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर पोटेंशियल बोलिए। 0 वोल्ट हमने माना है सर, उस पर पोटेंशियल निकालना हो कि एक्चुअली क्या होगा, वो कैसे होगा सर? वो तो वो तो 0 लॉन्ग जब मेथड से 10 करेगा होगा तो ना। यहाँ पे आपका 0 होगा। ये एक बेसिक तरीका होता है। वैसे अगर कोई भी सर्किट होता है तो आपने ग्राउंडिंग सुना होगा। कोई भी सर्किट बनाई जाती है हमेशा ग्राउंडिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट होता है ना वो ग्राउंडिंग में होता है। हम लोग जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि मोबाइल है, मोबाइल में बैटरी लगी होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो कोई ग्राउंडिंग यूज़ करते नहीं है, कोई वायर तो निकल नहीं रहा जो ग्राउंड में जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वर्चुअल ग्राउंडिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में कि वर्चुअल ग्राउंडिंग की जाती है। ठीक है, एक पॉइंट को पोटेंशियल 0 करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये क्या आपकी वर्चुअल ग्राउंडिंग है। ठीक, तो उसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे 10th में, होगा। लेकिन सर 10th में पहले करते थे ना, तो पॉइंट पे वो उन्होंने पॉइंट पे सर वो पूछता था कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल। यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन कुछ टाइम की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। Find current across each resistor. Find current across each resistor. अभी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है सर, अभी हॉस्पिटल में है, मेरे ख्याल से कल तक आ जाएंगे। तो देखिए तरीका क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग उस वोल्टेज सोर्स को ढूंढेंगे जिसके सीरीज में कहीं पे भी आपका कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 2 वोल्ट है, इसके सीरीज में कोई भी रजिस्टर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने 2 है तो इसको आपने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ये 0 होगा तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से सोचना स्टार्ट कीजिए। अब ये 2 वोल्ट है लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 10 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट है। तो अगर ये आपका 2 वोल्ट है तो ये कितना होना चाहिए, इसको मान लीजिए आपका 2, इसको मान लीजिए ए पॉइंट। तो 2 माइनस ए शुड बी इक्वल टू 10। तो ए यस। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस -8। तो ये आपका -8 वोल्ट हो गया। ठीक, और उसके बाद इधर आ जाइए, ये 2 वोल्ट है और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बी मान लीजिए। तो पोटेंशियल एट बी -2 शुड बी इक्वल टू 4। हायर माइनस लोअर करेंगे हमेशा, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल। तो बी -2 इज इक्वल टू 4। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। तो आपने कहा कि ये कितना आपका 6 वोल्ट के इक्वल। अब देखिए हर एक रजिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो करंट कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। यहाँ पे कितना है आपका, ये 0, ये हायर पोटेंशियल है ना। ठीक, और ये लोअर पोटेंशियल है -8। तो करंट ऊपर जाएगा ना, हायर टू लोअर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 माइनस ऑफ -8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4। तो लॉजिकली सोचे, यहाँ पे 3 एम्पियर आया और यहाँ पे 4 एम्पियर चला गया। तो इसका मतलब यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा होगा ना, तभी तो 1 + 3 यस 4 के इक्वल होगा। यस सर। क्लियर है।
फाइंड करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। तरीका वही है, सबसे पहले ऐसा वोल्टेज सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। वो 10 वोल्ट है, Yes, sir. तो 10 वोल्ट है, इसको मानिए 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। Yes, sir. अब ये 10 हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 6 के अक्रॉस कितना होना चाहिए 6, तो ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका 4. 4। तो सर उधर वाला 6 हो ये जाएगा, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 - 4 6, और इसके अक्रॉस नीचे वाला पोटेंशियल 8 हो डिफरेंस जाएगा. कितना होना चाहिए। ये इतनी जल्दबाजी नहीं, बीच में रजिस्टर आ गया, ठीक है 2 ओम का। ये 2 वोल्ट है, ये देखिए ये 0 है, तो ये भी 0 होगा। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि सिंगल वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोई रजिस्टर नहीं है तो मान लीजिए कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये 0 है तो 2 वोल्ट के इस पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल कितना है 0। अब 2 वोल्ट के इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसको ए मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 - a शुड बी इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 वोल्ट, तो यह आ गया आपका -2 वोल्ट। ये 0 है तो ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अब देखिए आपने हर एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। अब हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट, इसके अक्रॉस करंट निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर। उसके बाद आपको इसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 0 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 5 एम्पियर। उसके बाद इस वाले 2 ओम के अक्रॉस 10 - 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4 एम्पियर। उसके बाद इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस 6 माइनस ऑफ -2 मतलब कि 8 डिवाइडेड बाई 2 4 एम्पियर। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस निकाल लिया ना करंट आपने। अब देखिए यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ से 4 एम्पियर, इधर ध्यान दीजिएगा, ये 4 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, दोनों करंट आ रही हैं, दोनों ऐड ऑन होंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 8, Yes, sir. ये 8 आया, ये आपका 5 आया, दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे तो इधर कितना जाएगा 13. 13, इधर से 2 आया, इधर से 13 आया, इधर कितना जाएगा 15। आगे समझ में, चलिए नोट कीजिए। अच्छा सर, तो ये वाला है 10 वोल्ट वाला रेजिस्टर है जो जिसमें रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, सॉरी वोल्ट है। अगर सर वो एक से ज्यादा हो, मतलब सर जैसे 10 वोल्ट का है और 20 वोल्ट का अलग से लगा हुआ है सर, तो फिर कौन सा वाले लेना है? कोई भी ले सकते हैं?
मैंने बोला ना ये सिलेबस में नहीं है, इंजीनियरिंग में लोअर वोल्ट को लिया जाता है वैसे, उसका रीज़न अभी नहीं समझा सकता। ये लास्ट टाइम भी तो पूछा था, प्रखर ने पूछा था शायद कि अगर 10 वोल्ट भी है और एक और दूसरा है 20 वोल्ट है तो उसमें मैं कौन से वोल्टेज को लूँगा। लोअर वोल्टेज को लिया जाता है वैसे भी, फिलहाल याद रखिए। एक मिनट, ये देखिए ये 4 वोल्ट सही आ रहा है क्या हम लोगों का? तो सही है। 10 - 4 6। मेरा भी 4 ये सही है सर। ठीक है ठीक है। सर ये एक बात और पूछनी थी, ये जो 10 हम्म, वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में जो 2 ओम्स वाला जो रेजिस्टर लगा हुआ है, उधर सर 2 वोल्ट का एक भी लगा हुआ है वोल्टेज। सर वहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है कि वो पॉजिटिव में जा रही है फिर नेगेटिव में निकल रही है, तो थोड़ा उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है, वो सब बच्चों वाली चीज़ें भूल जाइए। ठीक है, करंट तो हायर टू लोअर फ्लो करता है। हो गया? ठीक है, यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो। हम्म, हम्म, अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी रजिस्टर है जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना लगाओ, मतलब कि कोई भी एक ऐसा वोल्टेज हो जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ना लगाओ, यस कोई नहीं है। नोट सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब मैं उस नोड की पोटेंशियल को मान नहीं सकता, जैसे ये वाला है, इसके पोटेंशियल अब हम लोग मान नहीं सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक, अगर ये रजिस्टर नहीं होता, अगर ये 2 ओम वाला नहीं होता तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट 6 लिख देता ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि अब रजिस्टर आ गया है यस तो सर। इसलिए अब हम लोग कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर आपका वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वो कितना कर रहा है वो मेरे को नहीं पता। ठीक, तो इसलिए आपने क्या किया, इस वाले को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और ये वाला पॉइंट है इसको क्या मान लिया, इसको वर्चुअल ग्राउंडिंग करते हुए इसको 0 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाले नोड से या जंक्शन से कितने ब्रांच लगे हुए हैं, 3 3। 3 तो हम लोग यहाँ पे कन्वेंशन क्या मानते हैं, जिसको आपने एक्स अननोन माना है, हम लोग ये मानेंगे कि एक्स क्या है, आपका हायर पोटेंशियल पे है। अगर एक्स आपका हायर पोटेंशियल पे है तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर टू लोअर, ये हमारा कन्वेंशन यस है। सर। तो आपने कहा यहाँ पे करंट जारी होगी, यहाँ पे करंट जारी होगी, यहाँ पे करंट जारी होगी। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक, कि जिससे पहले हम लोग देख रहे थे कि एक वोल्टेज 0 माना, फिर दूसरा निकाल रहे हैं, फिर तीसरा निकाल रहे हैं, प्लस माइनस में कैलकुलेशन गलती हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल दूसरा तरीका कि आपने यहाँ पे एक्स मान लिया और आपने क्या माना कि ये जो नोड है हायर पोटेंशियल पे है और यहाँ से करंट हमेशा बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट ए नोड इज 0। यस तो सभी करंट बाहर की तरफ जा रही हैं, तो मैंने मान लिया ये I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये आपका I3 करंट है। तो आपने क्या लिखा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब I1 पे आइए, I1 का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इस यस वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्स वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला कौन सा वोल्टेज आया, +2 या -2, 2 +2 +2, +2 पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है ना। ठीक, और उसके बाद आगे बढ़े, और कोई आ रहा है वोल्टेज, हाँ 0 आया। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस वाली ब्रांच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है।
2 वोल्ट। x माइनस 2 माइनस 0, यही तो है। x आपका हायर है और दूसरे वाले को माइनस कर देना है। तो आपने कहा कि इस वाले ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, x माइनस 2 माइनस 0। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 इस ब्रांच में। I2 में ये 2 ओम। I2 में ये आपका x है, आगे बढ़ेंगे तो ये पहले +6 आ जाएगा ना, उसके बाद आगे Yes, बढ़ेंगे, sir. यहाँ पे 0 आ गया। तो इस वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 6 माइनस 0। -0. Yes, sir. ये हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। I3 में आइए, I3 में आएंगे तो x माइनस 4 माइनस 0 Minus डिवाइडेड 0. बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, निकल x की वैल्यू निकलेगी तो करंट निकल जाएगा, I1 I2 I3। Yes. क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा होता फिर? तो प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, अच्छा, डिफरेंस तो वैसे लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। चलिए जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Find current across each resistor. Find current across each resistor. सर पहले का आंसर है 5/2, दूसरे का यानी कि ये जो ऊपर वाला 2 ओम्स है इसमें 5/2, और ये वाला जो 2 ओम्स है नीचे वाला 10 वोल्ट के साथ तो इसमें -9/2, और ये जो 2 ओम्स है जो बीच में लग रहा है सर इसका हाफ है, और जो लास्ट वाला 2 वोल्ट के साथ इसका है 3/2। चलिए मान लेते हैं ये I1 I2 I3 I4। ठीक है, अब सिंपल आपने कहा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 कितना होना चाहिए, 0। I1 को अगर लिखूं तो I1 इस वाले ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस, पहला पोटेंशियल कितना है x, उसके X बाद क्या आया minus. -4, तो Yes, माइनस sir. ऑफ -4, ये -4 पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस ऑफ -4। ठीक है, और ये वाला पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, 2 प्लस I2, पहला है पोटेंशियल x, उसके बाद पहला पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो मतलब कि x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, नीचे वाला तो 0 है ना। उसके बाद x
कौन सा टर्मिनल आ रहा है? -2, तो माइनस ऑफ -2 +2 -0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, और I3 कितना है? x -0 डिवाइडेड। आगे समझे? तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो करंट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। जल्दी से नोट कीजिए। सर वैसे I1 का डायरेक्शन इधर होगा ना, राइट साइड में? अगर I1 नेगेटिव आएगा तो अपना भी राइट हो जाएगा। हमने क्या मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया कि x आपका हायर पोटेंशियल है, कोई भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बस। अब देखिए, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसको भी डायरेक्ट में कर सकता था, उस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में देख के ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा कोई वोल्टेज सोर्स तो नहीं लगा हुआ है जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस नहीं है तो आपने एक्स मान के कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो मेरे को वही वोल्टेज लेना पड़ेगा जितना बैटरी का वोल्टेज। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या था आपका, ये 2 वोल्ट लगा हुआ है, इसके सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ना इस वाले ब्रांच में। ठीक है, इसका मतलब मैं इस वाले पोटेंशियल को क्या मानूंगा? 2 मानूंगा। ठीक, इसको मान लीजिए, दूसरा तरीका मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने कहा कि इसको 2 माना, ये आपका हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3। तो मैं क्या लिखूंगा? I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I1 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 माइनस ऑफ -4 + 4 -0 डिवाइडेड बाई इस वाली ब्रांच में नेट रेजिस्टेंस 2 यस सर। प्लस सेकंड I2, पहला पोटेंशियल है 2, उसके बाद कौन सा पोटेंशियल आ रहा है? +10। +10 तो 2 ऑफ -10 -0 डिवाइडेड बाई इस वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस 2। थर्ड वाले में कुछ है क्या? I3 को कैसे लिखना है? I3 को कैसे लिखें? I3 को I3 रहने दे, तो वो अननोन हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, आपने कहा रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं 0 मान लूँ। अगर 0 मान लिया तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड है, इसको I3 रहने दीजिए। तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी, I3 आ गया, I1 ये रहा, I2 ये रहा, खत्म। ठीक है, तो ये हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ध्यान से समझें तो ये वाला जो है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे को इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता है। अगर मेरे को इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो मैं डायरेक्ट करंट निकाल सकता हूँ ना, अननोन है ही कहाँ कुछ। अगर पोटेंशियल पता है तो मेरे को I1 निकल जाएगा। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, I2 निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I1 आया, I2 आया, तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी? I1 + I2 इज इक्वल टू I3, खत्म। आ रहा है समझ में? तो अगर पोटेंशियल दिया हुआ तो क्वेश्चन मेरे लिए इजी है भैया, क्योंकि अननोन पैरामीटर है ही नहीं। मेरे को पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करूँ तो करंट आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है? यस।
चलिए, तो ये तो पहला पार्ट हो गया जिसमें हम लोग नोडल एनालिसिस करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग सीरीज ऑफ पैरेलल में आते हैं। और भी क्वेश्चन करवा दूं क्या इस टाइप के, या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे करना है? आगे सर। ठीक है, आगे बढ़। सर थोड़ा और ऊपर लेवल में हो तो वो करा दीजिए, मतलब अलग कॉन्सेप्ट जिसमें नहीं है। तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है सर। वाला पार्ट तो हो गया हम लोगों का, जो पहले टाइप का न्यूमेरिकल था। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये R1 है, ये R2 है। पहले तो लिख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is same but voltage divides. In series combination current is same but voltage divides. Second, in parallel combination voltage is same but current divides. In parallel combination voltage is same but current divides. ये देखिए R1 R2 है, आपने कहा कि इसको किसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाया और आपने मान लिया कि वो वोल्टेज कितने हैं, V है। मेरे को R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालने का मतलब मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूं, किसी एक R रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं। अगर मैं इसको सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगाऊंगा तो यहाँ पे सेम करंट फ्लो करेगी, तभी मैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट कहूंगा, तब अदरवाइज नहीं कहूंगा। ठीक, तो अगर पहले वाले केस में देखूं तो पहले वाले केस में आपने क्या लिखा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अगर मैं यहाँ पे V लिखूं, इस वाले सर्किट के हिसाब से अगर मैं V लिखूंगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट, R equivalent into I. और V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2। तो I कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो आपको पता है कि सीरीज में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2। पता है ना, उसी का छोटा सा प्रूफ है ये। नोट कर लीजिए फटाफट, आता है तब भी नोट कर लीजिए। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। पैरेलल में आते हैं। आपने कहा कि ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपने V वोल्टेज दिया, ये R1 है, ये R2 है। करंट आई जा रही थी, इधर डिवाइड हो गया I1 और इधर हो गया I2। आपने क्या कहा कि पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहेगी, वोल्टेज। करंट डिवाइड होगा, तो आपने कहा कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट के हिसाब से देखूं तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई R, और I1 कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R1, और I2 कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R2। V को कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल सा। इस सीरीज में और पैरेलल में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? क्लियर है? अच्छा, मैंने कहा कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो अगर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं। तरीके बहुत सारे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन आसान तरीके को हमेशा अप्लाई कीजिए ताकि कैलकुलेशन कम हो। ये मैंने कहा 20 वोल्ट का है, और यहाँ पे दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, 6 ओम और 4 ओम। मेरे से पूछा गया V1 और V2 निकालिए कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है
और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट सेम होती है। निकल जाएगा निकल जाएगा, मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीके पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि यहाँ पे सीरीज में करंट सेम होती है। अगर मैं V1 लिखूँ तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू R1, और V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I इंटू R2। तो यहाँ पे करंट सेम है तो इनको डिवाइड करेंगे तो I तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, सीरीज में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके अक्रॉस। ठीक है, अब मैथ्स का रूल है, अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है तो इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो मैं रेशियो में प्रोपोर्शन लगा रहा हूँ। तो आपने कहा कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, तो मैं V1 डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, 6 डिवाइडेड बाई 4। ये था ना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 3 अपॉन 2। तो V1 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 5 इंटू टोटल वोल्टेज, क्योंकि 20 वोल्ट तो डिवाइड हो रहा है ना, और V2 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टोटल वोल्टेज। आया समझ में, सिंपल डिवीजन रूल मैंने लगाया और कुछ नहीं। दूसरा तरीका भी जो आप लोग हमेशा कर सकते हैं, आपने कहा ये सीरीज में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ तो नेट आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 10। तो टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल वोल्टेज पता चल गया, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, Yes. 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ जाएगा तो आपको 6 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा वोल्टेज, 6 इंटू 12 और 4 इंटू 2 8। ये तो बेसिक तरीका है ही आपके पास। लेकिन अगर ये R1 R2 ये दो हैं तब तो आसान है। अगर 10 रेजिस्टेंस दे दिया तो, 15 दे दिया तो कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, हर एक को ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर आई निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग तो डायरेक्ट ये रेशियो वाला फॉर्मूला लगा, डायरेक्ट निकाल लें। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके पास, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन करंट में जो तरीका बताऊं वही अप्लाई करेंगे। तो ये करंट वाला आसान नहीं है, क्योंकि करंट पैरेलली में है। अगर मैं ओम्स लॉ के हिसाब से देखूं तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, ये तो वो इसका मतलब। तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए करंट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये ये मैंने कहा कि इनकमिंग करंट है मान लीजिए 5 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम 3 ओम 10 ओम। मेरे से पूछा गया I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना होगा। I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करूँगा, I1 is to I2 is to I3। करंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन R1 is to 1 अपॉन R2 is to 1 अपॉन R3 ना। अब देखिए I1 is to I2 is to I3, 1 अपॉन R1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 10, 2 3 10 का एलसीएम क्या होगा 30। 30। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3। तो I1 is to I2 is to I3। तो I1 क्या लिखेंगे, I1 is equal to 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 25 प्लस 3 28 इंटू टोटल इनकमिंग करंट। 5 एम्पियर को तो डिवाइड करना है,
I2 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 5 और I3 कितना हो जाएगा ये 3 10 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 5 तीनों करंट आ गया। आ गया समझ में? सर I2 3/28 क्यों किया? सॉरी 10 है यार, ये है ना 10 है और ये है 3, गलती से हो गया नीचे। ठीक है, तो ये तो करंट डिवीजन रूल पे हो गया और एक वोल्टेज डिवीजन रूल पे हो गया। जब भी करंट निकालना हो तो कोशिश कीजिए ये वाला तरीका अपनाने के लिए, ठीक है? क्योंकि जो बुक में आपने देखो फॉर्मूले लिखे रहते हैं वो सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 4-5 के लिए नहीं है। बुक में लिखा रहता है ज़्यादातर कि I1 इज इक्वल टू ये डायरेक्ट फॉर्मूला, I2 इज इक्वल टू ये डायरेक्ट फॉर्मूला, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, हमेशा सिंपल मैथ्स का रूल याद कीजिए बस, और कुछ नहीं। क्योंकि फॉर्मूले बताऊंगा, रटने के लिए फॉर्मूले हैं अभी आगे, ज़्यादा फॉर्मूले करने से कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। अब हम लोग आते हैं आर इक्विवेलेंट पे कि नेट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और इसको इम्पोर्टेंट बात कीजिएगा। अब आएगा आपका एक लेवल ऊपर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। एक दो क्वेश्चन थोड़ा स्लो चलेंगे, उसके बाद स्पीड बढ़ाऊंगा। अभी अगले 2-3 लेक्चर तक यही चलेगा, और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि कैपेसिटेंस में भी हमने छोड़ा हुआ है पार्ट, सी इक्विवेलेंट निकालने वाला तरीका यहीं से स्टार्ट होगा आपका। दो चार छः, इधर 3 ले लेते हैं 2, और इधर 4 और इधर 3 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। मेरे से पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए फिर नेक्स्ट से प्रैक्टिस कीजिएगा। जिसके अक्रॉस आपको निकालना है वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक वोल्टेज लगा हुआ है, सिंपल तरीका, ठीक है? हमने यहाँ पे किसी वोल्टेज को मान लिया कि वी वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक? अब वी वोल्टेज लगा तो करंट ऐसी जाएगी, करंट ऐसे गई। अब करंट यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड होगा 3 पार्ट में, 3 रास्ते मिले ना इसको। अब ये वाली जो करंट है, ये वाली करंट देखिए ऐसे जा रही है, करंट डिवाइड हो रहा है क्या 2 और 4 के अक्रॉस? नहीं, सेम करंट नहीं फ्लो हो हो रहा, रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब 2 और 4 क्या है? सीरीज में। सीरीज में। तो जब भी आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम लोग सर्किट के दूसरे हिस्से से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाले से। तो आपने क्या कहा कि 2 और 4 क्या है? सीरीज में। 2 और 4 सीरीज में होंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन 3 के साथ क्या है? पैरेलल में। पैरेलल। पैरेलल। ये पूरा कॉम्बिनेशन 4 के साथ क्या है? सीरीज में। सीरीज में। सीरीज। अब वो पूरा कॉम्बिनेशन 3 के साथ क्या है? पैरेलल में। और वो पूरा कॉम्बिनेशन 2 के साथ क्या है? सीरीज में। सीरीज में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी मेथड से करते हैं, तो उसके बाद ये तो प्रैक्टिस है आपकी कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग कैसे 5 पार्ट्स तोड़ के कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने 2 और 4 को सीरीज में कर दिया, तो ये 2, ये 3, ये 3 और ये आपका 6, ये 4 है, ए और बी। ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है आपके? पैरेलल। 6 और 3 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 2 ओम। फिर इसको आपने और तोड़ा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस,
और इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू आई 2 ओम। यही हुआ ना। तो उसके बाद ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, इसको फिर से ब्रेक किया, ऐसा हो जाएगा। और 6 और 3 क्या हो गए पैरेलल में, कितना आ जाएगा 2। पैरेलल कितना आ गया आर इक्विवेलेंट 4। आ गया समझ में। कल भी आप लोगों की यही टाइमिंग है, ठीक है। अभी फिलहाल यही टाइमिंग रहेगी आप लोगों की फिक्स। अगर केमिस्ट्री वाले सर आ भी जाते हैं तो वो 10:15 पे लेंगे आप लोगों की क्लास, जिससे मेरी होती थी, ठीक है। मीनाक्षी क्या बोल रही है, फिर से बोलिए। सर शीट अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। किया तो था किसी को, भावना को किया था शायद। भावना सेंड कर दीजिएगा मीनाक्षी को। यस चलिए नोट कर लिया। यस सर हो इक्विवेलेंट कितना 4 आ रहा था ना। 4। हाँ ठीक है। फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। सॉल्व कीजिए। माइक म्यूट कीजिए, किसकी आवाज आ रही है, माइक म्यूट करके प्रखर। सर 82/11। एक मिनट सर, ये गलत लिख दिया। सर 82/11 है क्या? सर 6 आ रहा है मेरा। सर 12/7। और 6
सर 6। तो मेरा भी 6 है। कितना आ रहा है? सर 6। सर 6 आ रहा है सर। सॉल्व कीजिए, आ रहा हूँ। हो गया? सर सेकंड वाले में एक नीचे रेजिस्टेंस वाले नहीं दी है। क्वेश्चन एक था पहले। एक अच्छा, रेजिस्टेंस सेकंड वाले का कितना आ रहा है जिसका भी आ रहा है? सर सेकंड में रेजिस्टेंस ही नहीं दी है सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। सर वैल्यू नहीं दी गई है, वैल्यू नहीं दी गई है। सेकंड वाले में कौन सी वैल्यू नहीं दी है? तो थर्ड क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, साइड वाले लास्ट वाले में नहीं है, सेकंड में तो तो सेकंड का आंसर तो बताइए। 46/11 आ रहा है। 46/11 सेकंड का। मेरा भी 46/11 ही आ रहा है सर। और थर्ड वाले का? सर इसमें अब निकाला नहीं सर, निकाल लेंगे। तो 46/11 आ रहा है, मतलब कि आप लोग अप्रोच गलत लगा रहे हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिनका नहीं हुआ वो लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 12 और 6 क्या है? पैरेलल।
अगर 12 और 6 पैरेलल हैं तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18, 6 3 3 4। इन दोनों का नेट कितना आ गया? 4। 4 और 6 क्या है सीरीज में, कितना हो जाएगा? 10। 10 और 10 क्या है पैरेलल में, कितना हो जाएगा? 5। 5 और 7 क्या है सीरीज में, कितना हो जाएगा? 12। 12 और 6 क्या है पैरेलल में, कितना हो जाएगा? 4। 4 प्लस 2 क्या है सीरीज में, कितना हो जाएगा? 6। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ठीक है, कि आपको पूरा पूरा सॉल्व करने की बैठ के बच्चों की तरह नहीं है कि 9th क्लास में करते थे, एक सर्किट बना रहे हैं फिर दूसरे सर्किट बना रहे हैं। क्लियर है ये? यस सर। अब आइए इस वाले में। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई सर्किट है, ये करंट है, 3 पाथ हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये, R1 R2 मान लेता हूँ, और ये आई करंट है। आई करंट आ रहा है और इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, एक पहला वाला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, और ये तीसरा रास्ता। ठीक। रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। और अगर मैं सेकंड वाले में देखूं तो सेकंड वाले में तो ये तो शॉर्ट सर्किट है ना, सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है। अगर वायर से जुड़ा हुआ तो इसका आइडियल केस में रेजिस्टेंस कितना है? 0। ठीक है, ये है शॉर्ट सर्किट, और इसका रेजिस्टेंस कितना करंट है इज आपका? 0। ठीक। तो यहाँ पे आपका R की वैल्यू 0 है, तो आपने देखा करंट को 3 रास्ते मिल रहे थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो करंट तो उस रास्ते को फॉलो करेगा ना जहाँ पे कोई भी अपोजिशन ना हो। तो यस, सभी करंट कोशिश करेंगी कहाँ से चली जाए? बीच सेकंड वाले वाले पास से। यस तो पूरी सेकंड की वाले पूरी में। करंट अगर सेकंड पाथ से चली जाएंगी तो पहले पाथ में करंट कितना हो जाएगा? 0, और थर्ड पार्ट में करंट कितना हो जाएगा? 0। 0। करंट 0 कब होता है? जब सर्किट ओपन सर्किट हो। अगर वायर है, वायर को अगर आपने बैटरी से जोड़ के रखा हुआ, रेजिस्टेंस कितना भी हो, करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। रेजिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब आपने वायर को बीच में से ब्रेक कर दिया, वायर को कट मार दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा सर्किट हो गया? ओपन सर्किट। ठीक है। पहला वाला भी ओपन हो गया, थर्ड वाला भी ओपन हो गया। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इक्विवेलेंट सिंपल ये होगा, खत्म। ऊपर वाला ओपन, नीचे वाला ओपन, तो ओपन का तो कोई मतलब ही नहीं है सर्किट में। क्लियर है? ऊपर वाले का आंसर 4 आएगा क्या फिर? ठीक है। अगर रटने के हिसाब से सीखना है तो रटने के हिसाब से क्या, अगर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है और उसके पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसको रिमूव कर देना है। ये रटने का तरीका है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको सर्किट से रिमूव कर देना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। रिमूव ऑल द रेजिस्टेंस which is parallel to the short circuit path. सर नीचे वाले का साथ। यस सर। अब फटाफट देख लीजिए इस वाले में। करंट आई यहाँ पे, ये करंट यहाँ पे आएगा तो ये तो शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। इसके पैरेलल में 6 ओम और ये 3 ओम, ये तो गायब हो जाएगा, ये तो है ही नहीं सर्किट। अगर ये सर्किट में नहीं है तो ये 4 है और ये 2 है, बस यही है ना। 4 और 2 क्या हो गए? 6 हो जाएंगे सर 6 और 3 क्या हो गए? पैरेलल। 2, और 2 और प्लस 2 सीरीज में 4। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 ओम। आ गया समझ में? लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। थर्ड वाला कर लेंगे। सर 7 आएगा। ये करंट आया, ये करंट आएगा तो ये करंट तो ऐसे ही चला जाएगा।
ये सर्किट में रहेगा ही नहीं और ये भी सर्किट में नहीं रहेगा। तो ये 4 + 2 6, 6 और 3 पैरेलल में 2, 2 + 5 7। क्लियर है? यस सर। नोट कर लिया? सर इसके भी सीट नहीं मिली। सेम टाइप का 7 आएगा। इस वाले का सेंसर 7 है। जिसका नहीं आ रहा पूछ लीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। सर ये जो ऐसा बन रहा है सर 5 और 6 और 3, इसमें सर 6 और 3 सीरीज है ना, मतलब थर्ड वाले में? पैरेलल है। ठीक है सर, माने कि तीनों पैरेलल है ना आपस में, तो वो 1/r 2 पैरेलल है, उसके बाद तीसरा वाला सीरीज में है। नहीं सर, मैं उस वाले की बात कर रहा हूँ, मतलब थर्ड वाले को सिंपलीफाई करके ऐसे आ रहा है। ये आ रहा है 6 हाँ ये 6 आ रहा है, ये बीच में और ये 3, ये हाँ पैरेलल है। हाँ सर। कितना हो गया 2 और 2, उसके बाद 2 + 2 + 3 सीरीज। ठीक है सर, हो गया। चलिए थोड़ी सी स्पीड तेज रखिएगा, जल्दी से फटाफट आंसर निकालिए। फाइंड I1। नहीं, आंसर तो 2/3 है। चेक कर लेंगे, गलत दिया। और नीट वाले सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं। अपना एक एवेल्यूएशन चार्ट बना के रखिएगा। एक मतलब कि एक पर्टिकुलर एक ही पेज में सब काम हो जाएगा। जैसे पहला टेस्ट हुआ यूनिट मेथड, तो इसके बगल में होंगे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, उसके बाद कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं और कितने नेगेटिव हुए, और उसके बाद टोटल मार्क्स। ये कॉलम होना चाहिए और आपको इम्प्रूवमेंट नजर आना चाहिए हर एक टेस्ट में, कि पहले में आपने 40 अटेम्प्ट किया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 8 गलत हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कम गलत होने चाहिए। सबसे पहला टारगेट है कि जो करेक्शन वाला जो करेक्ट प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करना है। करेक्ट इंप्रूव होगा, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड उसको इम्प्रूव करना, फिर टोटल मार्क्स। आप लोग डायरेक्ट पहला किसको देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, सबसे पहला नजर उसी पे जाता है कि कितना अटेम्प्ट है। 2/3 आंसर। आंसर क्या है? 2/3 आ गया सर। ठीक, हम लोगों का जब 11th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब देखिएगा कि आपका चार्ट ऊपर की तरफ इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं।
ऊपर की तरफ इम्प्रूवमेंट नजर आना चाहिए। ये नहीं कि यूनिट मेजरमेंट में 44 क्वेश्चन करेक्ट हुए, स्ट्रेट लाइन में 44, उसके मोशन इन पेन में आ गया 40 पे, फिर एनएलएम में आ गया 30 पे, फिर वर्क पावर एनर्जी में आ गया 32, फिर रोटेशन में आ गया 20 पे। ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन का आगे पीछे चलता है कि हाँ कोई चैप्टर मेरे लिए बहुत टिपिकल है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन कम हुए। नेगेटिव कोशिश कीजिए ना हो एक भी क्वेश्चन। मेन एक्यूरेसी पे थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, आपका यही है। एक्यूरेसी पे वर्कआउट कर लिया तो 101% सिलेक्शन होगा ही होगा इस बार। बस एक्यूरेसी को थोड़ा मेंटेन रखना है। और टाइम बाउंडेशन जो मैंने बताया था, अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो 1 घंटे के अंदर ही करना है। घर में बैठने का मतलब नहीं है कि 2 घंटे तक टेस्ट दे रहे हैं। और इस भरोसे भी नहीं कि अगर एक क्वेश्चन इनकरेक्ट नेगेटिव मार्क्स आया उसके बाद आपने देखा कि अच्छा इसका ऑप्शन ये होगा, तो आपने मन में सोचा अच्छा छोटी सी सिली मिस्टेक की है, उसको सीरियसली लीजिए कि सिली मिस्टेक हो कैसे गई जब मेरे को चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ा हुआ था। तो और जो भी क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट या सिली मिस्टेक हो रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी रिवीजन करें तो उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार नज़र से देख लें कि बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैंने इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किया था। क्योंकि जो सिली मिस्टेक करने की आदत होती है ना, उसको अगर हम लोग दोबारा नहीं देखते हैं, वही सिली मिस्टेक एग्जामिनेशन हॉल में भी कर देते हैं। तो सिली मिस्टेक पे हमें बार बार देखना उस चीज को। और ये कभी मत सोचिएगा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो बहुत आसान चैप्टर है तो उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे तो 3 क्वेश्चन ठीक है, वो तो सिली मिस्टेक था, मैं उसको नहीं, मेरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। अरे देखिए वही 3 क्वेश्चन में से अगर एक भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। मैं बाबा बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसको वो इम्पोर्टेंट है। अगर पहले से अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है तो अभी बना लीजिए। 2 टेस्ट हो चुके हैं, कल एक तीसरा टेस्ट दूंगा मोशन इन प्लेन का, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा वर्कआउट अपनी नज़र रखिए, क्योंकि मैं अब हर एक टेस्ट को चेक नहीं कर सकता बैठ के, वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए इस वाले में देखें, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक। अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखिए, ये 4 और 4 सीरीज पैरेलल में कितना हो जाएगा 2, 2 और 4 सीरीज में 6, 6 और 3 पैरेलल में 2, 2 2 और 3 सीरीज में 5। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 एम्पियर। क्लियर है, 4 एम्पियर आया। अब 4 एम्पियर को 2 रास्ते मिले, एक ये वाला और एक ही वाला। इसका आर इक्विवेलेंट निकाल चुके थे ना हम लोग। ये आर इक्विवेलेंट कितना था, 4 और 4 पैरेलल में 2, 2 और 4 6, और ये कितना है 3। तो मेरे को तो 6 के अक्रॉस निकालना है ना करंट, तो 6 के अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, इसको I1 मान लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9 इंटू टोटल करंट 4, 4/3। वही तरीका I1/I2 मैंने वही किया है, ठीक है। ये आ रहा है 4/3 एम्पियर। अब 4/3 एम्पियर को 2 रास्ते मिले और दोनों रास्ते में सेम अपोजिशन है, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा ना, कॉमन सेंस। तो ऊपर कितना चल जाएगा इसका आधा, 2/3 एम्पियर। क्लियर है। सर ये 3/9 कैसे हुआ? सर 6/9 होना चाहिए। चलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा दिया, आप लोगों को ही बता देता हूँ कि अगर ये 2 रेजिस्टेंस हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस हैं, ये R1 है, ये R2 है, और ये टोटल करंट I है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। तो I1 इज इक्वल टू इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल इनकमिंग करंट। अगर मेरे को I2 निकालना है तो I2 के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल इनकमिंग करंट। ये 2 रेजिस्टेंस में फॉर्मूला दिया रहता है। वही तरीका है I1/I2 करके जैसे निकाला था, फाइनल रिजल्ट ये बनेगा आपका। अब आ गया समझ में I1 कैसे निकाला।
चलिए एक क्वेश्चन अच्छा सा देता हूँ, सभी लोग ट्राई करेंगे घर। आपके दिमाग में जो एक मिक्स कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, जैसे अभी देखिए कई लोग बोलेंगे इसका आंसर तुरंत, ये 6, ये 3, ये 6, ये 6, ये 20 वोल्ट है, ये 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम, यहाँ पे आपका 20 के क्रॉस करंट कितना है? मैंने कहा ये पोटेंशियल अगर x है तो ये पोटेंशियल भी x होगा ना, यस तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट सर कुछ कह नहीं Zero. सकते। 0। नहीं नहीं नहीं, क्यों? 0 जीरो है ना, वो तो इंडिटरमिनेट होता है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना। अच्छा रेजिस्टेंस भी तो जीरो है हाँ, सर, वो तो निकालना पड़ेगा। So क्योंकि zero इससे is पहले one अभी current. 0 नहीं होगा। यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है, अगर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तब करंट 0 होगा, ये रेजिस्टेंस हुई ना है, ये तो शॉर्ट सर्किट पाथ है ना। और शॉर्ट सर्किट पाथ में हम लोग ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि करंट की वैल्यू 0 होगी कि मैक्सिमम होगी। आ रहा है समझे? तो मेरे को यहाँ पे बकायदा निकालना पड़ेगा बेसिक तरीके से, ठीक। तो इसको आप लोग कीजिएगा ट्राई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसके बाद बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी क्या होता है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, बैटरी को सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। 12th में आपने बहुत बार देखा होगा, 12th के बुक में दिया रहता है कि इस वाले पॉइंट को ऊपर ले लो तो आर इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा, इस वाले पॉइंट को हटा दिया तो दो तरीके के सिमेट्री, मिरर इमेज और आपका प्लेन इमेज, जो मेयर भी एक बार क्लास में पूछ रहे थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कि अगली 2 क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इक्विवेलेंट 2 क्लास तक चलेगा भी, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पोटेंशियोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो पोटेंशियोमीटर पहली प्रायोरिटी पे है कि क्वेश्चन वहां से आएगा। सेकंड प्रायोरिटी है गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर, पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद फिर थर्ड आर इक्विवेलेंट वाला केस, और फोर्थ जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, याद है ना फर्स्ट क्लास जो फॉर्मूले थे। तो ये 4 प्रायोरिटी में हम लोग डिवाइड करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। और थोड़ी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी एक बार बुक से एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी के। मैं वैसे डिस्कस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट बुकिश लैंग्वेज भी समझ में आनी चाहिए, इसलिए एक बार बुक को भी जरूर पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में हम लोग इसको बाइंड अप कर देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी बाइंड अप करने के बाद मैं उठाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक क्या है। सर? So gravitation. अच्छा हाँ, ग्रेविटेशन इनके साथ, उनकी टेंशन मत लीजिए, मैं रेगुलर क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है हम लोग क्या उठाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा सा, क्योंकि 2 वीक से क्लास हुई नहीं है ना मॉडर्न फिजिक्स की, तो कम से कम 2 या 3 क्लास लेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट बचा रहेगा, वो कभी भी कर लेंगे। उसके बाद EMI और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, मेरे को जून में किसी भी हालत में ख़त्म करना है सिलेबस, ठीक है। होना ना होना वो जुलाई फर्स्ट वीक तक आप लोगों का न्यूज़ आ जाएगा, गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि पोस्टपोन्ड होगा कि 1 अगस्त को ही पेपर होगा, क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है कोरोना की, ठीक है। इसलिए अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है कि आपका वो होगा कि नहीं होगा।